आज की सी प्लस प्लस की इस क्लास में हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उनमें सबसे पहले है कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप, उसके बाद डिस्ट्रक्टर, फिर वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन, और उसके बाद आएगा फाइल हैंडलिंग। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर की परिभाषा से। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है और उसके साथ उसके मेंबर्स को भी एक्टिवेट करता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये उससे जुड़ा रहता है। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर का आपको वही नाम देना होगा जो क्लास का नाम है, यानी क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नाम आपको सेम रखना होगा। कंस्ट्रक्टर कभी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेंगे, यानी इसमें रिटर्न स्टेटमेंट का कोई यूज़ नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्टर सिर्फ वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा। जैसे ही प्रोग्राम सी प्लस प्लस में स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है और वो अपना वर्क असाइन कर देता है और यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सी प्लस प्लस की क्लास में जब आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसके बाद उसी नेम से दूसरा कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो ये ओवरलोडिंग कहलाएगा, लेकिन उसमें आपको वैल्यूज़ या आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर को अलग करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस में जो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जो पहला कंस्ट्रक्टर बनता है उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसका मतलब उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होते, उसके पैरेंथेसिस खाली रहते हैं। और सी प्लस प्लस में जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर उतनी बार कॉल होगा और हर ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम के बिगिनिंग में ही एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है जो कि प्रोग्राम के बिगिनिंग में होता है उससे जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन कर देता है, मेमोरी एलोकेट कर देता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस में अगर आप ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन करवाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू तो ये काम कंस्ट्रक्टर से किया जाता है। अब हम इससे आगे देखना चाहेंगे कि सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर के क्या क्या प्रकार या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर आएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी तरह की कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते, ये एम्प्टी रहता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि नो पैरामीटर। उसके बाद आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर आप चाहें तो आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं, वैल्यूज़ को दे सकते हैं, वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। तो जो सेकंड टाइप रहेगा वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। इसके लिए आप कंस्ट्रक्टर बनाएं और उसमें वैल्यूज़ को सेंड कर दें। ये वैल्यू मैच करवा करके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है। अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है तो इसका मतलब आपने कंस्ट्रक्टर को एक बार से ज़्यादा बार बनाया है, तो इसलिए इसे ओवरलोडिंग भी कहा जाता है। फिर नंबर आता है तीसरा टाइप, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास में काम करेगा, यानी इनका क्लास लेवल सेम होना चाहिए। और लास्ट और फाइनल जो कंस्ट्रक्टर का टाइप रहेगा दैट इज डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर में ये होता है कि आप वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं, एरेज को मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं, जो कि रन टाइम में पॉसिबल है। इसके लिए आप न्यू कमांड का यूज़ कर सकते हैं और इन सब चीज़ों के लिए आपको पॉइंटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो सी प्लस प्लस के जो चार बेसिक कंस्ट्रक्टर हैं उनमें पहला है डिफ़ॉल्ट, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं या आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर और डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। इसके बाद अब बारी आती है डिस्ट्रक्टर की। तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, लेकिन ये तब एग्जीक्यूट होते हैं जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रक्टर का कार्य वेरिएबल्स से मेमोरी लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करने का होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल से मेमोरी फ्री करवाने का जो काम होता है वो डिस्ट्रक्टर का होता है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर आपस में अपोजिट हैं, रिवर्स हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम होता है वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करना रन टाइम पे, प्रोग्राम के बिगिनिंग में। जब आपके प्रोग्राम का काम ख़त्म हो जाता है
तो उन्हीं वेरिएबल्स से मेमोरी लेकर के उन्हें फ्री कर दिया जाता है। ये काम करता है डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर एक्टिवेट होता है जब आपका प्रोग्राम एंड होने वाला होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट खत्म होने वाले होते हैं। किसी भी डिस्ट्रक्टर को आप स्टैटिक या कांस्टेंट के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते, और डिस्ट्रक्टर भी किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसे ओवरलोड नहीं किया जा सकता। दरअसल इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल से आपको मेमोरी लेनी है जो कि आपने प्रोग्राम के दौरान एलोकेट की थी, उन सब से आप एक साथ मेमोरी फ्री करवा लें और ये सारा काम एक ही फंक्शन कर सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड करें। चूँकि डिस्ट्रक्टर का काम सिर्फ वेरिएबल से मेमोरी लेने का होता है, तो इसीलिए इसमें रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो आप यहाँ पे रिटर्न कमांड को यूज़ नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए आप क्लास का नाम यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टर को बनाने के लिए भी आपको क्लास का ही नाम यूज़ करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक टाइल्ड ऑपरेटर को यूज़ करना होगा जो कि दोनों में डिफरेंशिएट करता है। यानी अगर आपने किसी भी C++ के प्रोग्राम में क्लास नेम और किसी फंक्शन के नेम को सेम देख लिया, तो आप ये कहेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर है, और अगर उसी फंक्शन के साथ अगर आपको टाइल्ड का साइन दिखाई दे, तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रक्टर है, यानी ये इनकी पहचान बनती है। कभी भी डिस्ट्रक्टर का एड्रेस हम एक्सेस नहीं कर सकते, और इसके अलावा डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। आप इन्हें मैन्युअली कॉल नहीं कर सकते, आप इन्हें ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल नहीं कर सकते। ये कॉल होंगे जब आपका ऑब्जेक्ट खत्म होने वाला होगा या प्रोग्राम एंड होने वाला होगा। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टर का मेन काम रहेगा वो यही है कि वेरिएबल से मेमोरी को फ्री करवा दिया जाए। कंस्ट्रक्टर को हमें ओवरलोड नहीं करना है, और एक प्रोग्राम में केवल एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, जबकि अगर आपने कंस्ट्रक्टर देखा हो तो वो एक प्रोग्राम में कई हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्चुअल फंक्शन पे। तो C++ में वर्चुअल का मतलब रहेगा आभासी फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना आवश्यक है कि वर्चुअल फंक्शन क्लास के मेंबर फंक्शन की तरह होते हैं, जिनको आपको क्लास के अंदर डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पे आप ये कहेंगे कि पेरेंट क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ वही फंक्शन उसी नाम से चाइल्ड क्लास में भी होना आवश्यक है। तो वर्चुअल फंक्शन को समझने के लिए आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के अंदर सेम नेम से फंक्शन होना आवश्यक है। इसके अलावा C++ में फंक्शन को वर्चुअल बनाने के लिए आप जिस कमांड का यूज़ करेंगे उसका नाम रहेगा वर्चुअल। जैसे आपने पिछली क्लास में देखा कि फ्रेंड फंक्शन को बनाने के लिए फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ होता है, इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड का नाम इनलाइन रहेगा। इसी तरह से C++ में वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड का नाम भी वर्चुअल ही रहेगा। ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप ये बात भी कहेंगे कि बेस क्लास यानी जो पेरेंट क्लास है उसका जो पॉइंटर होगा, यानी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को पॉइंटर के रूप में देखेंगे, तो वो अपने चाइल्ड क्लास को यानी कि ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। यानी आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। सो यूजिंग पेरेंट क्लास पॉइंटर, यानी अगर आप पेरेंट क्लास का पॉइंटर यूज़ करते हैं और आप फंक्शन को कॉल कराते हैं, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड दोनों ही क्लासेस में फंक्शन का नेम सेम है और वो दोनों ही क्लासेस में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो ऐसे में पहली प्रायोरिटी पेरेंट क्लास की होती है। तो वो पेरेंट क्लास से फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी पेरेंट क्लास का ही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं इफ़ वी वांट टू रन चाइल्ड क्लास फंक्शन, कि आपको किसी हाल में या किसी कंडीशन में चाइल्ड क्लास से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, चूंकि वो पेरेंट क्लास में भी अवेलेबल है, तो इसके लिए आप उस फंक्शन को वर्चुअल डिफाइन कर दें, और जब भी आप ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो वो चाइल्ड क्लास से आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करते हैं।
यहाँ पे हम ये समझना चाहेंगे कि ऑफ स्ट्रीम का जो काम रहेगा वो आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर प्रोग्राम के आउटपुट को राइट करता है, यानी जैसा इसका नाम रखा गया है आउटपुट फाइल स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, तो इसका काम रहेगा कि किसी भी फाइल में किसी स्ट्रीम पे कुछ लिखने का काम कर सकता है, राइटिंग का काम करता है। तो इसके लिए जो इस क्लास के अंदर मेथड होंगे वो इसे परमिशन देते हैं कि आप फाइल्स में मैसेज को, वेरिएबल्स को स्टोर करा सकें, सेव करा सकें। इसके अलावा इफ स्ट्रीम यानी इनपुट फाइल स्ट्रीम, इसका काम रहेगा किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी फाइल से जो कि डिस्क में स्टोर है वहाँ से डेटा को रीड कर सकता है। रीड करने के बाद आप उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रीम दी गई हैं। और मेन एफ स्ट्रीम रहेगी, इसका काम रहता है कि आप अगर पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करना चाहते, यानी आप श्योर नहीं हैं कि राइटिंग करना है या रीडिंग करना है, तो आप दोनों परमिशन को इकट्ठा एक साथ ले लें। उसके लिए सी प्लस प्लस में एफ स्ट्रीम बनाई गई है। इसका काम रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए रहेगा। इन तीनों ही स्ट्रीम क्लासेस को आपको एक अलग से हेडर फाइल से लेना होगा, यानी कि जब आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाएं तो जैसा आप जानते हैं कि इंक्लूड करना पड़ता है हेडर फाइल्स को। वहाँ पे हम नॉर्मली आयो स्ट्रीम को इंपोर्ट करते हैं। अगर आप फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशन को भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप fstream.h फाइल को ऐड कर लें। ऐसा करने से आपके प्रोग्राम के अंदर सभी तरह की स्ट्रीम्स, इनपुट, आउटपुट, बफर इत्यादि, उन सब की परमिशन मिल जाएगी और आप उनके मेथड्स को, फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम फाइल हैंडलिंग के साथ में डील करते हैं तो हम कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम आता है क्रिएटिंग ए फाइल, क्रिएट ए फाइल, यानी आपको सबसे पहली ज़रूरत रहेगी कि आप एक फ़ाइल बना लें जो कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बिगिनिंग में ही आपके लिए एक फ़ाइल को बैकग्राउंड में बना के रखेगा। इसके अंदर आपका डेटा या प्रोग्राम का आउटपुट स्टोर किया जा सकेगा। आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। एक बार अगर आपने किसी फाइल को बना लिया है, उसमें डेटा को सेव कर लिया है, तो फ्यूचर में आप उसे ओपन करना चाह रहे हैं तो रीड या राइट मोड दोनों में भी आप उन्हें ओपन कर सकते हैं। फाइल को बनाने के बाद आप उसमें से डेटा निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। इसी तरह से राइटिंग भी आनी चाहिए। तो अगर आपने सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग के साथ में काम करना है तो आप राइट टू ए फाइल भी ध्यान रखें। और फाइनली जब आपके सारे ऑपरेशंस हो जाते हैं, प्रोग्राम एंड हो जाता है, तो आपको फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। ये जितने भी ऑपरेशंस हम यहाँ देख रहे हैं ये सिमिलर सी लैंग्वेज में भी थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स या थोड़ा तरीका बदल जाएगा। तो जब आप फाइल हैंडलिंग के साथ में काम करते हैं तो फाइल को बनाना, फाइल को ओपन करना, रीडिंग राइटिंग और उसे क्लोज करना भी आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सी प्लस प्लस में हम कैसे फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसे ओपन करें और उसके साथ राइटिंग भी उसमें की जा सके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक ऑफ स्ट्रीम डेटा टाइप को यूज़ किया और एक फाइल नाम का वेरिएबल हमने बना लिया। तो यहाँ पे जो फाइल नाम का वेरिएबल बनाया गया है, इसका काम रहेगा कि आप फाइल को रेफर करेंगे, यानी कि फाइल के नेम को होल्ड करने का जो काम होगा वो फाइल वेरिएबल करेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं आपके कंप्यूटर में रिकॉर्ड नाम की एक फाइल ऑटोमेटिकली बना दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपन मेथड को यूज़ किया है। तो सी प्लस प्लस में अगर आप ओपन कमांड को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि ये फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसे क्रिएट कर दिया जाए। और इसके साथ ही आप इसके मोड को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और आउटपुट मोड को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आउटपुट मोड का मतलब होगा कि आपको फाइल के अंदर कुछ डेटा राइट करना है। इसके बाद आप यूजर से किसी भी मैसेज को इनपुट कराने के लिए कहें और उस मैसेज को एक वेरिएबल रिकॉर्ड नाम का हमने करेक्टर एरे लिया है, इसमें सेव करवा लें और फाइल नाम के इस वेरिएबल से जो आपका मैसेज होगा वो सेव हो जाएगा। तो जैसा कि आप सी आउट कराते हैं नॉर्मली,
उसी तरह से इस ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं और फाइनली आपको एक मैसेज आ जाएगा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपने ओपनिंग और राइटिंग करके देखा कि कैसे हम फाइल को सबसे पहले ओपन करें, उसके बाद उसमें डेटा को राइट कर सकते हैं। फाइल में डेटा सक्सेसफुली सेव होने के बाद आप मैसेज भी प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लें, ये गलत हो गया है, एफ आउट की जगह आप यहाँ पे फाइल लिख लें, क्योंकि जो आउटपुट स्ट्रीम का वेरिएबल होगा वही वेरिएबल यहाँ पे आना चाहिए। चलिए इसके बाद हम आते हैं रीडिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल। यहाँ पे भी आप एक करेक्शन कर लें, फाइल की जगह पे फिन रीड करें। यहाँ पे हमें चूंकि फाइल से डेटा रीड करना है और उस रीडिंग के बाद हम फाइल को क्लोज कर देना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपने एक इनपुट फाइल स्ट्रीम लेनी है। यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम फिन रखा है और चूंकि फाइल से डेटा को आपको रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल रैक है जिसकी लेंथ 80 रहेगी। तो सबसे पहले आप एक मैसेज को प्रिंट करा दें, सी आउट रीडिंग फ्रॉम फाइल, और जिस फाइल में आपने डेटा सेव किया था उसी फाइल का नाम आप यहाँ मेंशन कर दें और उसे इनपुट मोड में ओपन कर लें। और डॉट गेट मेथड की हेल्प से फाइल से डेटा रीड हो जाएगा। ये सारा डेटा जो रीड हुआ है एक वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप उसकी लेंथ लिख दें, आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फाइनली आपके पास फाइल से इन्फॉर्मेशन रैक नाम के वेरिएबल में आ गई है, तो आप उसे स्क्रीन पे प्रिंट करा के देख सकते हैं। क्योंकि आपका काम खत्म हो गया है तो फाइल को लास्ट में डॉट क्लोज मेथड से क्लोज कर दें। ऐसा करने से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को फ्री कर देता है और ये एक अच्छी हैबिट है कि आप जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं आप उन्हें साथ साथ फ्री भी करते रहें। तो आपने देखा C++ में किस तरह से हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और क्लोज करना भी आना चाहिए।